शादी से घर की रौनक ही कुछ और हो जाती है। पर कल से मेहमान एक एक कर रवाना होने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ घर में नववधु आने का एहसास मुझे गुदगुदा रहा था, तो दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी घेर रही थीं। अपने बेटे हर्ष के प्रति जितना मेरा झुकाव है, उतना ही उसका भी मेरे प्रति लगाव है। मम्मा मम्मा करते जुबान नहीं थकती उसकी। घर में जितने सदस्य हैं उतने ही नौकर हैं, फिर भी अपने हाथों से उसके सभी काम करने से ही मुझे संतुष्टि मिलती है। हम माँ बेटे का यह आपसी लाड़ प्यार नई वधू मेघा को भी उसी तरह खटकने ना लग जाए जिस तरह मुझे नीरज और उसकी माँ का लाड़ प्यार खटकने लगा था। वह एक एक दृश्य मेरे आंखों के सामने ऐसे घूम रहा था मानो कल की ही घटना हो। तुम्हें तो हर काम माँ जी से पूछकर या बताकर करने की आदत हो गई है। ममाज बॉय। मेरे कमरे के बाहर से गुजरती माँ के कानों में ये शब्द हथौड़े की भांति गूंज उठे। नीरज उनका इकलौता लाडला बेटा है, जिसकी बलैया लेते वे थकती नहीं थीं। बेटे को पालने में उन्होंने अपना पूरा ममत्व उड़ेल कर रख दिया था। नीरज ने भी उन्हें निराश नहीं किया था। माँ के सब अरमान पूरे करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। अपनी बहू यानी मुझसे भी माँ जी को कोई शिकायत न थी। दरअसल बेटे से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उससे जुड़ी हर चीज उन्हें प्रिय थी। लेकिन यही माँ जी से भूल हो गई। वे भूल गई कि बीवी में संवेदनाएं होती हैं। अपने अंध मोह में उन्होंने कभी ये जानने की चेष्टा ही नहीं की कि मैं उनके इस पुत्र मोह को पसंद करती हूँ या नहीं। इसलिए उस दिन मेरा नीरज को ममाज बॉय कहकर संबोधित करना उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा गया। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ था उन्हें नीरज की प्रतिक्रिया सुनकर। कम ऑन नीरा डार्लिंग, मेरे लिए तुम भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी की माँ। पर क्या करूँ डियर, तुम्हारी बात मानता हूँ तो जोरू का गुलाम कहलाता हूँ, और माँ की मानता हूँ तो मामाज बॉय। अपनी जिंदगी तो भैया अब ऐसे त्रिशंकु की तरह लटकते हुए ही गुजर जाएगी। और हंसते हुए वे ऑफिस निकल गए थे। लेकिन माँ जी तो गहरी सोच में डूब गई थी। इतने बड़े आपेक्ष को इतने हल्के से ले रहा है उनका बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उन्हें भी हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत है। नीरज भला क्या खाक माँ की मानता है? यदि उसके कारण नीरज की हालत त्रिशंकु की तरह हो गई है तो ठीक है, वे अब से उससे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगी। उस दिन के बाद से माँ जी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। एक दिन मैं और नीरज किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए घर से निकल रहे थे। माँ जी ने पहले ही तबीयत ठीक ना होने का बहाना कर साथ चलने से इनकार कर दिया था। वे माँ जी से पूछ रहे थे कि शादी में कितने रुपए देने हैं। माँ जी ने तमक कर जवाब दिया था, इतनी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें और नीरा को उचित लगे वैसे कर लिया करो। माँ का यह रूप नीरज के लिए सर्वथा नया था। वे हिचकिचाकर वहाँ से हट गए। लेकिन मुझे लग गया कि हो ना हो माँ जी ने उस दिन का हमारा वार्तालाप सुन लिया है। एक बार तो मैं डर गई, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है कि चोट खाकर माँ जी अपने कैचुल में सिमट रही हैं। मैं क्यों उनकी परवाह करूं? मैंने कुछ गलत थोड़े ही कहा था। उसके बाद भी कुछ मौके ऐसे आए जब नीरज ने माँ जी से कुछ पूछना चाहा और माँ जी ने उन्हें झिड़क दिया। तब से नीरज माँ जी से कतराने लगे और हर बात में मुझसे सलाह मशवरा करने लगे। शायद मेरा अहम यही चाह रहा था, लेकिन बेटे पर अपना एकाधिकार खंडित होते देख माँ जी कुंठित रहने लगी थी। यह कुंठा समय असमय झल्लाहट बनकर उनके सीने से निकल पड़ती। अम्मा जी के पोते के मुंडन संस्कार के समय ऐसा ही वाकया हुआ था। इकलौती बहन होने के कारण माँ जी और संग में पिताजी को समारोह में जल्दी पहुंचना था। तय हुआ कि मैं नीरज के ऑफिस से आने के बाद उनके संग पहुंचूंगी। पोते से स्वाभाविक जुड़ाव के कारण माँ जी ने हर्ष से अपने संग चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपनी मम्मा के संग आएगा। बस माँ जी का दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। हाँ हाँ, मम्मा के संग ही आना, ममाज बॉय जो ठहरा। मैं तुरंत समझ गई कि मेरा तीर मुझ पर ही चलाया जा रहा है। मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैंने तुरंत हर्ष को अपने सीने से चिपका लिया और कहा, ठीक है, माँ का लाडला माँ के साथ ही आएगा, आप जाइए। मेरी इस हरकत से माँ जी और चिढ़ गई और बोली, पर कल को इसकी बहू को ये माँ बेटे का लाड़ प्यार पसंद नहीं आया तो? माँ जी, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटे की शादी के बाद भी उसे अपने पल्लू से बांधे रखती हैं।
शादी के बाद हर्ष की अपनी गृहस्थी होगी। मैं एक आदर्श माँ की तरह उसमें कदापि हस्तक्षेप नहीं करूंगी। पिताजी ऑटो ले आए थे, इसलिए हम सास बहू की तकरार वहीं समाप्त हो गई। माँ जी ने उस दिन के बाद अपना मुंह पूरी तरह सिल लिया था। घर की शांति के लिए नीरज ने भी चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। फिर बेटे के प्रति स्नेह का सागर दिल में समेटे ही एक दिन माँ जी भी इस लोक से विदा हो गईं। आज घर में नववधु के आगमन के साथ ही माँ जी से जुड़ी समस्त यादें पुनर्जीवित हो उठी हैं। घर की शांति बनी रहे के लिए माँ जी ने अंततः अपनी ममता के उफनते ज्वार को काबू में कर लिया था। मैं भी आज से हर्ष और उसकी गृहस्थी से जुड़ी समस्त अधिकार नववधु मेघा को सौंपती हूँ। माँ जी के सम्मुख मैंने जो आदर्श माँ का दंभ भरा था उसे हकीकत में परिवर्तित करके दिखाऊंगी, ताकि कल कोई और विद्रोहिणी नीरा न पैदा हो जाए। आधी रात के बाद कानों में मम्मी जी की फुसफुसाहट सुन मैं चौंक उठ बैठी। नववधु मेघा अपने रात्रि परिवेश में ही मुझे उठाने का प्रयास कर रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं कांप उठी। कहीं पहले ही रात हर्ष ने मम्मा के प्रति लाड़ जताते हुए कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी कि मियाँ बीबी लड़ बैठे और मेघा उसे बुलाने आ गई। मेरा घबराहट भांप कर मेघा फिर फुसफुसाई, हर्ष की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको बुला रहे हैं। मैं नंगे पांव बिना शॉल लपेटे ही मेघा के पीछे हो ली। हर्ष बेटा क्या हुआ? घबराओ नहीं माँ, शादी में इतने दिन उल्टा सीधा खा लेने से पेट गड़बड़ा गया है। 5-5-10 हो चुके हैं। मैंने सोचा आपसे दही हल्दी बनवाकर खा लूंगा तो तबीयत संभल जाएगी। मैं अभी बनाकर लाई, कहकर मैं उल्टे पांव रसोई की ओर जाने लगी। तभी मुझे अपने कुछ समय पूर्व किए गए निश्चय की बात याद आ गई और मैं वहीं ठिठक कर रुक गई। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यदि हर्ष इसी तरह अपने हर काम के लिए मुझे बुलाता रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कल मेघा भी उसे ममाज बॉय की उपाधि दे दे, जो मैं कदापि नहीं चाहती थी। मुझे आज पहले दिन से ही हर्ष की देखभाल की संपूर्ण बागडोर मेघा को सौंप देनी चाहिए। ये सोचकर मैं वापस मुड़ी। क्या हुआ माँ? बेटा इतने से काम के लिए तुमने मुझे क्यों बुलाया? अब तुम्हारी सार संभाल के लिए मेघा तुम्हारे पास है। तुम्हें उसे सौंपकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हूँ। अब तुम अपनी जरूरत उसे बताया करो। जी मम्मी जी, मैंने इनसे कहा भी था कि मैं बना लाती हूँ। मेघा को अभी घर की ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर उसे सही मात्रा भी नहीं पता होगी। वैसे भी अपने कामों के लिए मैं आपके अलावा अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अपनी प्रशंसा सुन मैं फूल उठी और तुरंत रसोई की ओर लपकी। सधे हाथों ने पलक झपकते ही दवा तैयार कर ली और अगले ही क्षण मैं पुनः हर्ष के दरवाजे पर थी। लेकिन पर्दे के पीछे के वार्तालाप से मेरे उड़ान भरते पैरों को लकवा मार गया। आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? क्या सचमुच आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेघा का रूठा स्वर सुनाई दिया। अरे मेरी जान, तुम बहुत भोली हो। इतनी ठंड में मैं तुमको तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम कहाँ इतनी ठंड में रसोई में जाती और सामान ढूंढती? मम्मा को तो मेरा काम करने की आदत है और उन्हें इसमें आनंद भी आता है। मैं तो चाहता हूँ कि शादी के बाद भी वे मेरे सभी काम पूर्ववत करती रहें। तुम तो बस अपनी इस फूल सी काया की सार संभाल करो और मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाओ। नॉटी बॉय। मेघा के इस स्वर के साथ ही दोनों की सम्मिलित शरारती हंसी सुनाई दी। मैं हाथ में कटोरी लिए भौचक्की सी खड़ी थी, सोच रही थी। पीढ़ियों के अंतराल ने श्रवण कुमार को पहले ममाज बॉय बनाया, फिर नॉटी बॉय। अगला रूप जाने क्या होगा। हे भगवान, मुझे वह रूप दिखाने के लिए जिंदा मत रखना। बुदबुदाते हुए मैंने कसकर आंखें बंद कर ली, मानो ऐसा करके मैं वह भयावह रूप देखने से बच जाऊंगी।